हेलो नीट स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रही हूँ। तो आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द नीट तो आपको वो यहाँ पर सब मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसके बारे में पूरा डिटेल में मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कि वो तो खैर सभी को पता है बट स्टिल मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी। प्लस उसके अलावा जो फॉर्म आया है उसका क्या डेट रहने वाली है, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या टाई ब्रेकर रूल आया है जो आज अभी न्यू आया है हमारे पास, उसके बारे में बातचीत हम करेंगे। उसके अलावा ये देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप नहीं लेकर के जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और कैसे सिटिंग प्लान रहने वाला है, आपकी सिटी चॉइसेस क्या क्या रहने वाली हैं, उन सब के बारे में मैं एक एक करके बात करूँगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कल ही इवन 7 फरवरी 2025 को हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया है एनटीए की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं नीट 2025 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट अपीयर करना चाहते हैं नीट 2025 में वो जाकर के उस पूरे के पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू कर दीजिए। आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है उसको फिल करने के लिए। पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से फॉर्म को फिल कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस भी किए गए हैं जो मैं आपको एक एक करके वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं जो इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहने वाली है। मैंने पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपके लिए यहाँ पर रख दी हैं ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ना पढ़ना पड़े। बट अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरी PDF शेयर कर दी है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। बट उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पर बता दी हैं। आप एक बार मेरे साथ इस पूरी वीडियो को आराम से देख लीजिए। तो देखिए ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का वो कब है आपका, वो होगा, मैं हाईलाइट करके बताती हूँ, वो आपका 7 फरवरी 2025 से 7 मार्च 2025 तक चलने वाला है। यानी कि आपके पास अप्रॉक्सली 1 मंथ है। आप आराम से जाइए। 11:50 पर आपका 7 मार्च 2025 को एप्लीकेशन फॉर्म जो है बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए आप उससे पहले जाकर के ही इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। तो आपके पास अप्रॉक्सली 1 मंथ है पूरा। उसके अलावा जो लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस की वो आपकी 7 मार्च 2025 तक रहने वाली है 11:50 तक, यानी कि आप उस टाइम तक अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हो। वहाँ पर जो करेक्शन आपकी होंगी, अगर किसी वजह से कोई मिस्टेक हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म पे तो आपके लिए करेक्शन का पोर्टल ओपन किया जाएगा, वो आपका 9 मार्च से 11 मार्च तक रहने वाला है। तो आपके पास 2 से 3 दिन होंगे जिसमें आप अपनी करेक्शन करवा सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। उसके अलावा जो आपको फ़ीस पे करनी है वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग बताई गई है। जैसे कि जनरल को 1700 रुपये जो होंगे वो फ़ीस के देने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है उनको 1600 रुपये देने होंगे, और SC ST PWBD PWD और जो थर्ड जेंडर है उनको 1000 रुपये जो हैं अपने सबमिट करने होंगे फ़ीस के लिए। और जो आउटसाइडर हैं, इंडिया से बाहर हैं और अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उनको करीबन 9500 रुपये यहाँ पर देने होंगे। जो अनाउंसमेंट है कि आपको कौन सी सिटी मिलने वाली है एग्ज़ाम के लिए वो आपकी 26 अप्रैल 2025 तक NTA बता देगा। उसके अलावा जो आपको डाउनलोड करने होंगे एडमिट कार्ड वो भी आपको NTA की वेबसाइट से ही जाकर के करने होंगे, जो कि 1 मई 2025 तक आप कर सकते हो। एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो है 4 मई 2025, उस दिन संडे होगा और संडे को ही आपका एग्ज़ाम हेल्ड करवाया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ामिनेशन क्या रहेगी, यहाँ पे एक मेजर चेंज आया था। अब से पहले यहाँ पर 200 मिनट दिए जा रहे थे आफ्टर कोरोना, बट उसके बाद कोविड के बाद से हमारे पास अगेन अब 180 मिनट्स ही आपको मिलेंगे। 3 आवर्स मिलने वाले हैं, 60 मिनट जो हैं आपको वो पर सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन रहेगी आपकी 2 बजे से 5 बजे तक आपका जो है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। इवनिंग का टाइम, दोपहर का टाइम ये रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक का, तो आप तैयारी उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। आपका जो टाइमिंग होगा एग्जामिनेशन का वो 2 बजे से 5 बजे तक का होगा। सेंटर जो है नीट के लिए 2025 एग्जामिनेशन के लिए वो एडमिट कार्ड पर आपको इंडिकेट करके दे देंगे। आपका जो भी प्रेफरेंस रहेगी सिटी, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसी अकॉर्डिंग आपके एडमिट कार्ड पर आपकी सिटी चॉइसेस आ जाएंगी। जो डिस्प्ले है रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की का वो टाइम के साथ वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि कब आपका जो रिज़ल्ट है वो आना है, क्या आपकी आंसर की रहेगी, वो सब कुछ आपको
वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। और वेबसाइट इनकी कौन सी है ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये वेबसाइट आपको फॉलो करनी है, रेगुलरली चेक करनी है कि कोई न्यू अपडेट तो नहीं आई है। खैर वैसे हम न्यू अपडेट आपको बताते रहेंगे, बट अगर आप चेक करोगे तो और भी बेटर रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो होगा वो एनटीए की वेबसाइट पर आ जाएगा। ऐसा टेंटेटिव डेट उन्होंने दी है कि 14 जून 2025 तक वो आपको रिजल्ट दे देंगे। तो ये तो रही चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि डेट क्या क्या रहने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है एनटीए के द्वारा ही दिया गया है, उसी से मैं आपको बता रही हूँ। अब हम यहाँ पे और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या उन्होंने मेन पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए जो कैंडिडेट है उसको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही भरना होगा। वेबसाइट इन्होंने दे रखी है, आपको वहीं पर जाकर के ऑनलाइन ही आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो एनटीए अपनी वेबसाइट पर ही देगा, और किसी और मोड में अगर आप जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हो तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, उसको एनटीए एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। अगर एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरता है तो वो मान्यता प्राप्त नहीं होगी, उसमें जो कैंडिडेट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना है। कैंडिडेट को मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई हैं एनटीए की वेबसाइट पर वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप वो इंस्ट्रक्शंस नहीं करते हो फॉलो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फॉर द एग्ज़ाम। कैंडिडेट को ये इंश्योर करना होगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो उस टाइम पर आप जो ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर दोगे वो या तो आपका होना चाहिए या आपके पेरेंट्स का या फिर गार्जियन का होना चाहिए, क्योंकि एनटीए इन फ्यूचर जितनी भी इंफॉर्मेशन देगा वो सारी की सारी उस ईमेल एड्रेस पर ही देगा, या फिर जो भी वो मोबाइल नंबर आप वहाँ पर भरोगे वो सब कुछ उसी के ऊपर ही आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इन फ्यूचर अगर आप गलत नंबर अभी भर देते हो तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन एनटीए की तरफ से रिसीव नहीं हो पाएगी। और ऐसी चीज़ में, ऐसी कंडीशन में एनटीए इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आप कोई इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स वहाँ पर भर रहे हो तो दैट इज़ योर ओन फॉल्ट। यहाँ पर एनटीए किसी भी तरीके से गलती एनटीए की नहीं होगी। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि ऑनलाइन फिलिंग जब आप करोगे फॉर्म की तो उस टाइम पर आपको एक बार जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर एक रेप्लिका दिया गया है कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आप वहाँ पर जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसकी हेल्प से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो अगर आपने कभी नहीं भरा है। ठीक है, वैसे हम बताएंगे आपको, लेकिन ये एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो मैंने अपना जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के इसकी रेप्लिका देख सकते हो। उसके अलावा अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि और क्या क्या किया, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे आप भर सकते हो। मैं इसको बहुत ही थोड़े में बता रही हूँ क्योंकि इसको बहुत डिटेल में अलग से बता दिया जाएगा। जो कुछ स्टेप हैं आपको फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, रजिस्टर करना होगा अपने आप को। आप जब एनटीए की वेबसाइट पर जाओगे और फॉर्म फिल करने लगोगे तो वहाँ पर आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम आपके पास एक सिस्टम की तरफ से, जो जिस सिस्टम पर आप काम करोगे उस सिस्टम की तरफ से आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आप उस एप्लीकेशन नंबर को संभाल करके रखोगे और उस एप्लीकेशन के अलावा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन नंबर के अलावा आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा और कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन भी क्रिएट करने होंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए किसी टीचर का नाम भर सकते हो या कोई पसंद का कोई फूड भर सकते हो, राइट। तो वो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है और उसको आपको याद रखना होगा, उसके आंसर को आपको याद रखना होगा। स्मॉल कैपिटल जो स्मॉल लेटर्स जो हैं उनमें उनके अंदर आपको ये भरना होगा। जैसे ही आप सिस्टम से जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इन तीनों चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए, क्योंकि जब आप आगे फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब हम आगे बात करेंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म की, तो द कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आपको एक बार ही सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा।
अपने जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो उससे रिलेटेड एक ही बार सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आप उसको सेव करके रख लीजिएगा, अपना पासवर्ड सेव करके रख लीजिएगा। अगर थोड़े टाइम बाद या कभी भी आप दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलना चाहते हैं तो आप उस एप्लीकेशन नंबर और उस पासवर्ड का यूज़ करके डायरेक्ट अपने पोर्टल पे जा सकते हैं, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन दोनों 2 या 3 चीज़ें जितनी भी बताई हैं, एक तो एप्लीकेशन नंबर, दूसरा पासवर्ड और तीसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन जो उसका आंसर आप भरोगे, उन तीनों को आप संभाल के रख लीजिए, क्योंकि जब आपको आगे चीज़ें देखनी है जैसे एग्जामिनेशन सिटी या एडमिट कार्ड, जब जो भी कुछ देखना है उसके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। उसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठोगे तो आपको उससे पहले क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि इन्होंने बताया भी है, आप एक अपलोड स्कैंड इमेजेस कर लीजिए। कैंडिडेट की रिसेंट की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि 1 जनवरी 2025 के बाद आप लेकर के आओगे। यानी आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है अपनी निकलवा करके रख लेनी है, और वो भी कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए बट विद वाइट बैकग्राउंड। याद रखना, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और ऐसी आप 6 से 8 फोटोग्राफ निकलवा करके रखोगे। उसके अलावा सिग्नेचर होना चाहिए, चाहे वो सिग्नेचर लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स का और थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए। ठीक है, आपका एक सिग्नेचर होगा, एक लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स जो हैं आपकी, या तो फिंगर्स का दे दीजिए या फिर आप थंब का इम्प्रेशन जो होगा वहाँ पे रहेगा। उसके अलावा आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो सिटीज़न सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है। सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA और ग्रेड्स। अगर आप CGPA और ग्रेड्स आपको मिले हुए हैं तो आपके पास एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए परसेंटेज में भी। तो आप उसके अलावा यहाँ पे आपकी मतलब बेसिकली इनका ये कहने का मतलब है कि आप ऐसा सर्टिफिकेट ज़रूर दीजिए जिसमें आपकी DOB जो है वो मेंशन हो, और PWBD और PWD सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा अगर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या क्या फ़ोटोग्राफ में होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए। तो जो रिसेंट फोटोग्राफ होगा वो कैसा होना चाहिए, कलर होना चाहिए, शुड बी इन कलर विद 80% फेस। आपका ज़्यादा हाईलाइटेड क्या होना चाहिए फोटो के अंदर, फेस होना चाहिए, विदाउट मास्क, आपको मास्क नहीं लगाना है। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड होगा वाइट, आप वाइट बैकग्राउंड पे जा कर के फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, और आपका 80% फेस जो है वो आपका शो होना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए, और फोटो के अंदर आपके ईयर्स भी दिखाई देने चाहिए। ऑल अपलोडेड इमेजेस किस फॉर्म में होने चाहिए, PDF की फॉर्म में, JPG की और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके अलावा जो स्कैन फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ होगा, फोटोग्राफ होगा, वो कितना होना चाहिए, 10 KB to 200 KB होना चाहिए, विट इज़ जो कि ईजिली आपको क्या हो, विजिबल भी हो सके। साइज़ जो है स्कैन पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ भी होनी चाहिए आपको, वो भी कितनी, 10 KB to 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो आप स्कैंड लेफ़्ट और राइट हैंड फिंगर्स और थंब का इम्प्रेशन जो दोगे उसका साइज़ 10 KB to 200 KB होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। साइज़ ऑफ स्कैन सिग्नेचर कितना होना चाहिए, 10 KB to 50 KB। स्कैन कैटेगरी सर्टिफिकेट का साइज़ क्या होना चाहिए, 50 KB to 300 KB अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है। और क्लास 10 का सर्टिफिकेट जो है उसका साइज़ होना चाहिए 50 KB to 300 KB। और इसी तरीके से साइज़ ऑफ स्कैन प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए 50 KB to 300 KB। जहाँ पे आप रह रहे हो उसका एक प्रूफ कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। द साइज़ ऑफ द स्कैन NRI OCI और फॉरेनर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हो तो वहाँ से जो आप सर्टिफिकेट लेकर के आओगे उसका साइज़ होना चाहिए 50 KB to 300 KB। करेक्ट। उसके अलावा स्कैन कॉपी होनी चाहिए PWD और PWBD सर्टिफिकेट का, जो कि स्वावलंबन कार्ड होता है, विद बोथ साइड इन सेम PDF शुड बी बिटवीन 50 KB to 300 KB अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट विच इज़ इशूड बाय 5 डॉक्टर बेंच शुड बी बिटवीन 50 KB to 300 KB वेन एवर एप्लीकेबल। अगर किसी तरीके की मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उससे रिलेटेड भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एंड द साइज़ ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप 2 डॉक्टर से लेकर के आ रहे हो तो उसका साइज़ भी कितना होना चाहिए, 50 KB to 300 KB। उसके अलावा द साइज़ ऑफ
द स्कैन फोटोग्राफ ऑफ स्क्राइब शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब बेसिकली एक ऐसा फ़ोटोग्राफ, स्कैन फ़ोटोग्राफ जिस पे जो स्क्राइब होते हैं, जैसे मुंशी वगैरह होते हैं, तो उनका भी क्या होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए आपका 10 KB टू 200 KB, राइट। द साइज़ ऑफ द स्कैन सिग्नेचर ऑफ द स्क्राइब, उनका साइन भी जो होता है वो कितने साइज़ में होना चाहिए, 10 KB टू 50 KB। साइज़ ऑफ स्कैन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपने क्या क्वालिफिकेशन किया 10th 12th, तो उनका कितना होना चाहिए 50 KB टू 300 KB। उसके अलावा द साइज़ ऑफ द स्कैन अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग योर ओन स्क्राइब शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB, क्लियर। उसके अलावा द साइज़ ऑफ द स्कैन आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट व्हेनेवर एप्लीकेबल, तो ये भी आपको ज़रूर रखना है अपने साथ में। एक इन्होंने नोट के बारे में बात की है, इन्होंने कहा है कि द कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड ओनली हिज और हर ऑन लेटेस्ट टेकन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2025। आपने जो फ़ोटो अपलोड करनी है वो 1 जनवरी 2025 के बाद की होनी चाहिए। आपका खुद का, आपका ही सिग्नेचर होना चाहिए, आपके ही फिंगर्स और थंब के इम्प्रेशन होने चाहिए और आपके ही सारे रिलेटेड सर्टिफिकेट होने चाहिए, किसी और इंसान के नहीं दोगे। आपका ही उसमें करेक्ट प्रॉपर नेम होना चाहिए। एज अ फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन फ्यूचर। आपको सब चीज़ें जब भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म को तो उसको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ध्यान से भरना है, आपको कोई मिस्टेक उसके अंदर नहीं करनी है। उसके अलावा एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कोर कार्ड, दीज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड अंडर अनफेयर मीन्स। अगर आपने कोई भी गलत वहाँ पे भर दिया है, किसी और का नाम लेकर के भर रहे हो और एग्जामिनेशन हॉल में कोई और अपीयर हो रहा है, तो वो सब आपका अनफेयर मीन्स के अंडर जो है काउंट किया जाएगा और ऐसी कंडीशन में आपको अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस के थ्रू पेनल्टी चार्जेस भी लग सकते हैं। थर्ड स्टेप जो रहेगा, जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो, ये सारी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखते हो और फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, फाइनली यू हैव टू पे द फ़ी। आप फ़ी क्या है वो आपको मैंने बता दी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगी। आपको लास्ट में फ़ी पेमेंट करना होगा। आफ्टर द कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 द कैंडिडेट्स हैव टू पे द रिक्विजिट एग्जामिनेशन फ़ी, जिसकी जितनी रहेगी आपको उसको भर सकते हो। आप उसके लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI प्रोसेसिंग चार्जेस, UPI ये सब आप करवा सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड GST जो है वो एप्लीकेबल होंगे, आर चार्जेबल टू द कैंडिडेट इन एडिशन टू द एग्जामिनेशन फ़ी बाय द कंसर्न्ड बैंक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटर। तो एनटी ने साफ बोल दिया है कि आपके प्रोसेसिंग चार्जेस और GST जो हैं वो भी एप्लीकेबल यहाँ पर रहेंगे। Page is not generated after payment of fee, then the candidate must have to approach the concerned bank payment gateway in the helpline number or the email given in the information bulletin for ensuring the successful payment or obtaining the refund of the duplicate multiple payment। अगर आप किसी वजह से मल्टीपल टाइम पेमेंट कर देते हो और एरर आता है वहाँ पे, तो उस टाइम पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बताता है कि सक्सेसफुल पेमेंट आपको जो है करनी है, वो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाकर के ईमेल दी गई होंगी, वहाँ पर बात कर सकते हैं। अपने एडमिट जो आप कंफर्मेशन पेज आपका आएगा उसकी आप एक कॉपी रख सकते हैं, प्रिंट अ कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि इन फ्यूचर उसको एज अ रेफरेंस यूज़ किया जा सके। ऑल 3 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर और एट अ सेपरेट टाइम। आप या तो एक ही टाइम सिटिंग करके तीनों के तीनों स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप इनको टाइम दे करके भी फॉलो कर सकते हो। द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट कैन बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल एंड हिज हर कैंडिडेचर वुड बी कन्फर्म्ड ओनली ऑन द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स रिसीट। जैसे ही आपको एक रिसीट मिल जाएगी उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट मान लिया जाएगा और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना कि जितनी भी एप्लीकेशन आप भरोगे, जो भी एप्लीकेशन में आप भरोगे, वो सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। वहाँ पे आपका नाम, आपके फादर का नाम, उसकी स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और जो भी आप एड्रेस भर रहे हो या जो भी आप प्रूफ IDs दे रहे हो वो सारी की सारी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का गलत हो गया वहाँ पे तो NTA उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके अलावा ऑल द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। व्हेन कैंडिडेट रजिस्टर दे हैव टू एंटर द OTP रिसीव्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर करोगे वहाँ पे आपको एक OTP मिलेगी, और बिफोर सबमिटिंग द फीस दे हैव टू एंटर द OTP रिसीव्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो ये बात ध्यान से सुन लो कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो जब आप मोबाइल नंबर जो वहाँ पर ऐड करोगे वहाँ पर आपको एक OTP रिसीव होगी, और जब आप फीस भरने लगोगे उससे पहले वो OTP जो है वो मांगी जाएगी आपसे। तो उस OTP के लिए आपको मोबाइल नंबर जो है वो अपना सही रखना होगा। ए कॉपी ऑफ द कन्फर्मेशन पेज
scanned OMR and the scorecard of the NEET 2025 will be sent to the registered email address। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अपने करेक्ट जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो भी रहेगा, करेक्ट मोबाइल नंबर, करेक्ट ईमेल आईडी भरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको टाइम दिया जाएगा उससे करेक्ट करने का, बट उसके बाद एनटीए इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता रखी हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं तो, कि जो कैंडिडेट है उसको फाइनल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का उसका जो है इनकम्प्लीट रहेगा, तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक कि वो स्टेप 3 यानी कि पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेता है। और जो एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगी नीट के लिए जो ऑनलाइन होगा, उसमें आपको स्कैन इमेजेस, डॉक्यूमेंट, पेमेंट ऑफ फीस एंड द जनरेशन ऑफ द कंफर्मेशन पेज और एडमिट कार्ड, ये सब ज़रूरी है, इनको अपलोड कर लीजिएगा। देयरफॉर कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कंफर्मेशन पेज टू एनटीए थ्रू पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल, बाय हैंड। ये सब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ ऑनलाइन ही देना होगा। उसके अलावा आपको जो कंफर्मेशन पेज है, उस जो एनटीए है वो एक चीज़ और की एनटीए एक चीज़ की और फैसिलिटी देता है to all candidate with an additional platform of Umang and DigiLocker to download their document like confirmation page, admit cards, scorecards, etc. Instructions will be provided in the subsequent phases. Candidates are advised to visit NTA website and check their emails regularly for the latest update. तो अगर आपको अपना confirmation page या अपना आधार कार्ड, स्कोर कार्ड ये सब निकलवाना है तो आपके पास एक एडिशनल प्लेटफॉर्म भी रहेगा जो कि उमंग होगा और डिजीलॉकर होगा। आप वहाँ से जा करके भी अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन एनटीए मांग रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए यहाँ पर ले रहा है, उसका कोई एज सच पर्पज़ नहीं है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज, अपनी नॉलेज के लिए उनको एज अ प्रूफ रखता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने हैं। तो एनी रिक्वेस्ट टू द चेंज ऑफ द क्वेश्चन पेपर मीडियम, कि आपने हिंदी लेना है, इंग्लिश लेना है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहेगा, डेट, टाइम, ये सब एडमिट कार्ड पर आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपका एडमिट कार्ड एक बार रिलीज़ हो गया है तो आप उसमें चेंज नहीं करवा सकते हो, तो इसीलिए पहले ही सब कुछ ध्यान से भरिएगा। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि कम से कम आपको 6 to 8 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ अपने साथ रखने हैं विद वाइट बैकग्राउंड एंड द फोटोग्राफ आर टू बी यूज्ड फॉर द अपलोडिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। उसके अलावा एग्ज़ाम टाइम पर इनका यूज़ होगा। उसके अलावा काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस जब होगी तब भी इनको यूज़ किया जाएगा। तो इसीलिए आप ये ज़रूर अपने साथ रखिएगा 6 to 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। उसके अलावा कैंडिडेट को जो अपीयर हो रहे हैं नीट 2025 में, उनको ये सारी जो वेबसाइट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी वेबसाइट आप कंटिन्यू विजिट कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स अगर आपको मिलता है कुछ भी तो आप यहाँ पर जा कर के विज़िट कर सकते हैं। यही चीज़ बार बार बोली जा रही है कि कैंडिडेट को सिर्फ एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना है, एंड जितने भी आप पर्टिकुलर्स उसमें भरोगे वो सब के सब करेक्ट होने चाहिए। तो ये चीज़ें बाद यहाँ पे बता दी गई हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो दोबारा आपको कोई भी करेक्शन फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जिसके लिए आपको करीबन 1 मंथ का टाइम मिला है। यू कैन एडिट और मॉडिफाई एनी इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिट ईच सेक्शन। आपको 3 स्टेप मैंने बताए हैं, अगर इन तीनों स्टेप में कोई करेक्शन आपको करनी है तो आप साथ के साथ कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर सबमिट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म तो आप उसमें करेक्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा। Read the instructions carefully about photograph, signature, left and right hand fingers and thumb impression and all the certificates before uploading। तो जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट भरोगे वो सब करेक्ट होने चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अपना ही देना होगा, अपने पेरेंट्स का दे सकते हो, गार्जियन का दे सकते हो, क्योंकि वहीं पर एक OTP भेजा जाएगा। जब आप फीस सबमिट करोगे तो उस OTP को पहले मांगा जाएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अगर आप दे रहे हैं तो किसी जानकार का ही दीजिए या अपना ही दीजिए। उसके अलावा आपको जो क्वेश्चन पेपर आप मीडियम यहाँ पर फिल करोगे वो आपका बाद में चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पर कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पर पेपर मिल सकता है आपको, जैसे कि इंग्लिश तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स में मिलेगा, इंग्लिश एंड हिंदी भी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको आसामी लैंग्वेज में देखना है तो वो आसाम में मिलेगा, बंगाली लैंग्वेज देखनी है तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहाँ के लिए होगा, और गुजराती जो होगा वो गुजरात, दमन एंड दीव,
दादरा एंड नगर हवेली के लिए होगा। और जो कन्नड़ लैंग्वेज है वो कर्नाटका के लिए रखी जाएगी अलग से। मलयालम लैंग्वेज केरला एंड लक्षद्वीप के लिए रखी जाएगी। मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र के लिए। ओडिया लैंग्वेज ओडिशा के लिए। हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी ये आपको पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली, जिसमें कि फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारी जगह पे आप पंजाबी लैंग्वेज को भी एज अ ऑप्शन यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तमिल लैंग्वेज जो है वो आपको पांडुचेरी, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए मिल जाएगी। और तेलुगु लैंग्वेज आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। उर्दू लैंग्वेज जो है वो भी ऑल सेंटर्स में मिल सकती है इंडिया में, अगर आप कहीं पे भी एग्ज़ाम देने जाओगे। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आपको क्या मोड यहाँ पर भरना है। उसके अलावा देयर आर सम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर द MBBS एंड BDS कोर्सेज जो यहाँ पे बताए जाएंगे कि जो एक बच्चे नीट 2025 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अकॉर्डिंग टू NMC और DCI उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो बच्चा अपनी एज को 17 साल का वो कंप्लीट कर चुका है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन और विल कंप्लीट दैट एज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ हिज हर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम। साफ सा मतलब है कि यदि आप 17 साल के या तो हो चुके हैं या फिर आप 2025 में 31 दिसंबर तक जो है आप बेसिकली 17 साल के हो जाओगे, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे मेडिकल के MBBS के, तो आपको अपनी 17 साल की एज को कंप्लीट कर लेना है। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लोअर एज लिमिट जो होगी जनरल के लिए, जनरल EWS के लिए, या फिर SC ST OBC NCL PWBD और PW कैटेगरी के लिए वो बच्चे ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं जो पैदा हुए हैं 31 दिसंबर 2008 को, वही बच्चे इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होंगे। अपर एज लिमिट जैसा कि हमेशा होता आया है, नीट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी किसी भी उम्र तक जो है नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये लेटर जो है 9 मार्च 2022 को NMC ने बताया है कि जो MBBS के लिए आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। और जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो ओवरसीज़ सिटीजन्स हैं इंडिया के, तो अगर उनको चाहे वो मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो BDS में एडमिशन लेना चाहते हो, बट अगर वो इंडियन सिटीज़न है और बाहर रह रहे हैं या फिर कोई बाहर का सिटीज़न है वो इंडिया में रह रहा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू क्वालिफाई द नीट एग्ज़ाम। अगर आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्स। क्राइटेरिया जो है वो वही है NRI OCI और फॉरेन नेशनल्स के लिए, कि उनको अपना एक बेसिकली उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा जो NRI और OCI एप्लीकेंट्स के पास होगा, उनको ये अपलोड करना होगा साथ में, अगर आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप डायरेक्टली इस साइट पर NTA की साइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर एक रेप्लिका दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, वहाँ से उसके हेल्प के थ्रू पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि जो इंडियन नेशनल्स हैं ऑल स्टेट के, उनके पास क्या क्या परमिसिबल IDs होनी चाहिए। एक तो क्लास 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, इलेक्शन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर और नंबर ऑफ एनी अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द गवर्नमेंट। NRI जो है उनके पास पासपोर्ट नंबर होना चाहिए। फॉरेन जो है OCI उनके पास पासपोर्ट नंबर, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट अपना स्कैन करेगा इमेजेस को वो JPG और PDF फॉर्मेट में ही करेगा। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए जिसका साइज़ 10 KB to 200 KB होगा। ये सब मैंने बता दिया है। स्कैन सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए 10 KB to 50 KB। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स और थंब इंप्रेशन का साइज़ होना चाहिए 10 KB to 200 KB। PWD PWBD सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट जो है वो 50 KB से 300 KB तक होनी चाहिए। और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट यानी एम्बेसी सर्टिफिकेट और एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो होगा वो 50 KB से 300 KB तक होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कोड सेक्शन दिए गए हैं, तो कोड बस एक दो बात इससे रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ कि जो कैंडिडेट शुड नॉट गिव द पोस्टल एड्रेस। कैंडिडेट को अपना नंबर, मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल ID देनी है। अपने पेरेंट्स की दे सकते हैं, अपने गार्जियन की दे सकते हैं, बट उनको कोई भी पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID कोचिंग सेंटर का नहीं देना है। जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ का आपको कुछ भी नहीं देना है। दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड should
जो कैंडिडेट 12th पास कर चुके हैं उनके लिए जो कोड रहेगा वो 2 से 7 के बीच में रहेगा, जो कि अलग अलग चीज़ों को फॉलो करेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कोड से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 2 से 7 कोड उन बच्चों के लिए रहेगा जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं 12th क्लास का, और जो बच्चे अभी अपीयर कर रहे हैं क्लास 12th में उनको क्वालिफाई करना है एज अ कोड नंबर 01। तो 01 आप उन बच्चों के लिए कोड रहेगा जो अभी क्लास 12th के अंदर हैं, और 02 से 07 तक के कोड उन बच्चों के लिए होंगे जिन्होंने क्लास 12th कंप्लीट कर ली है। जैसे कुछ अभी जो एग्ज़ाम जो अभी कॉलेज के अंदर हैं या कुछ जो अभी जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए आप 02 से 07 जो है कोड लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन द वन फिल्ड इन द ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये एनटीए ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप ऑनलाइन के अलावा कोई भी मोड चूज़ करते हो फिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द एनटीए। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है उस चीज़ से रिलेटेड। कैंडिडेट फ्रॉम द यूटी एंड Jammu and Kashmir and Ladakh are required to submit an online self-declaration for the seats under 15% all इंडिया कोटा। अगर आपको कोटा चाहिए है 50% ऑल इंडिया कोटा अगर आपको रिक्वायर्ड है, और आप एक कैंडिडेट जो हो आप वो यूटी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हैं, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो भी देना होगा। अब इसके अलावा जो खास बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास कैसे कैसे चीज़ें रहेंगी, प्लस अब कुछ एडिशनल पॉइंट हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जो कि एनटीए बता रहा है। अकॉर्डिंग टू एनटीए कि जो एडमिट कार्ड है आपका is issued provisionally to the candidate subject to the fulfillment of the eligibility conditions। कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना होगा इस वेबसाइट से जाकर के, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, दैट इज़ एनटीए वेबसाइट। उसके अलावा वहीं पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर एडमिट कार्ड में होगा और डेट और टाइम भी वहाँ पे मेंशन होगी। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड द टाइमिंग अदर देन दैट अलॉटेड टू हिम हर एडमिट कार्ड। जो बच्चा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेगा, एडमिट कार्ड जो उसके लिए आएगा, उस पर जो डेट होगी, जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा, जो टाइमिंग होगा, हर बच्चे को उसी को फॉलो करना है। उसके अलावा कोई भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप नहीं पहुंचोगे, जो दे रखा है वही रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक हेल्पलाइन भी है जो दी गई है, जो कि कब एक्टिव रहेगी, 10 बजे से 5 बजे तक एक्टिव रहती है। एनटीए की साइट पे आप जाकर के हेल्प भी वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं, तो अगर आप चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको सब ऑलमोस्ट बता दिया है। कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वहाँ पर आपकी अलाउ नहीं होंगी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो सबको पता है, लेकिन मैं हल्का सा एक बार बता देती हूँ कि कोई भी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल हो गया, कोई प्रिंटेड या रिटन में कॉपी पेज कागज़ कुछ आप लेकर के जा रहे हो, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन और स्कैनर, ये सब आपके बैन हैं, ये आप सब लेकर के नहीं जा सकते हो। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक कि मोबाइल फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ हो गई, ईयरफोन हो गए, माइक्रोफोन हो गया, पेजर, हेल्थ बैंड, ये सब आपके टोटली बैन है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। देयर आर सम अदर आइटम्स लाइक वॉलेट है, गोगल्स हैं, हैंड बैग्स हैं, बेल्ट, कैप, आप ये सब भी नहीं लेकर के जा सकते। आप इवन कोई वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट या कैमरा भी नहीं ले जा सकते हैं। एनी ऑर्नामेंट्स, मेटालिक आइटम्स भी दे आर नॉट अलाउ। एनी फूड आइटम्स ओपनड और पैक्ड, वाटर बोतल, ये सब भी वहाँ पर अलाउ नहीं है। और एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स बाय हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक माइक्रोचिप हो गई, कैमरा हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गए, तो ये सब भी आप नहीं लेकर के जा सकते। अगर आप लेकर के जाते हो तो आप अनफेयर मीन्स जो है उसके अंदर कैलकुलेट कर लिए जाओगे, आपको वहाँ पर काउंट किया जाएगा और फिर आपके ऊपर उसी अकॉर्डिंग पेनल्टी चार्जेस भी लग सकते हैं। तो नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स आइटम्स बिलोंग टू द कैंडिडेट। तो प्लीज़ अपने साथ किसी को लेकर के आइए या फिर इतना सामान लेकर के आइए जो आप अंदर लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि बाहर कुछ भी रखने की वहाँ पे सुविधा नहीं दी जाएगी। द कैंडिडेट वेयरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, customary, cultural, religious should report at the examination center at least 2 hours before the last reporting time, so that there is enough time for proper frisking without any inconvenience to the candidate while maintaining the sanctity of the examination।
तो इनका कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी रिलीजियस से या कल्चरल चीज़ों से रिलेटेड कोई चीज़ वियर कर रहे हो या कुछ लाइक कुछ ज्वेलरी वगैरह पहन रहे हो या कोई क्लोथ उस अकॉर्डिंग पहन रहे हो, तो आपको उसकी रिपोर्ट करनी होगी 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन से, ताकि उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर इनफ चीज़ें जो है वो की जा सकें। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का कुछ एक ड्रेस कोड भी रहने वाला है। हैवी क्लोथ्स और लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, ये सब आपको परमिशन नहीं दी जाएगी कि आपको लॉन्ग स्लीव्स नहीं पहननी है। हाउएवर इन द केस कैंडिडेट्स कम इन कल्चरल और कस्टमरी ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर, दे शुड रिपोर्ट एट लीस्ट एन आवर बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम 12:30 PM सो दैट देर इज़ इनफ टाइम फॉर प्रॉपर फ्रिस्किंग। यही चीज़ इन्होंने कही है कि आपको हैवी क्लोथ्स और लॉन्ग स्लीव नहीं पहननी है, बट अगर आप कुछ ऐसा पहन करके आते हैं तो आपको करीबन 12:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 2 बजे शुरू होगा और 12:30 बजे तक आपको वहाँ पहुँच जाना है। उससे पहले आपको उसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ताकि वो उस अकॉर्डिंग क्या कर सकें, अपना सब चीज़ों का तरीके से रख सकें, कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। स्लीपर और सैंडल जो है वो लो हील्स के साथ ही परमिटेड है, शूज़ आर नॉट परमिटेड। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको शूज़ नहीं पहन के जाने हैं। इन केस ऑफ एनी डेविएशंस रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज, स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ NTA मस्ट बी टेकन बिफोर द एडमिट कार्ड आर इशूड। यानी कि अगर आपको कोई डेविएशन आ गया है ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हो गए हैं, जैसे मेडिकल इशू कोई आ गया है, तो आपको NTA से स्पेसिफिक अप्रूवल लेना होगा उसके रिगार्डिंग, वो भी एडमिट कार्ड के इशू होने से पहले। इट इज़ डिज़ायर्ड दैट द कैंडिडेट्स फॉलो इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द NTA स्ट्रिक्टली। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप जानते हो क्या हो सकता है, वहाँ पे आपके पास कोई ना कोई पेनल्टी चार्जेस आपको लग सकते हैं। एक बात और NTA ने लिखी है कि NTA बिलीव्स इन द सेंसिटिव एंड द फेयरनेस ऑफ द कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। इसके अलावा कोई भी चीज़ से रिलेटेड सेंसिटिविटी जो है वो यहाँ पर देखी जाएगी। अगर कोई लड़की यहाँ पर कैंडिडेट जो है, अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है वो किसी तरीके से इन्वॉल्व पाई जाती है, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन जो है स्टाफ उसी अकॉर्डिंग लेगा एंड अदर ऑफिशियल्स भी उसी के अकॉर्डिंग काम किए जाएंगे। विल डन बी इनसाइड अ क्लोज्ड इनको। अगर कोई फीमेल यहाँ पे कुछ ऐसा करते हुए पाई जाती है, यानी कि कोई गर्ल चाइल्ड यहाँ पे कुछ गलत करते हुए पाई जाती है, तो उस कंडीशन में उसको हैंडल करने के लिए फीमेल स्टाफ ही वहाँ पर अवेलेबल होगी। इंस्ट्रक्शंस जो हैं एग्जामिनेशन हॉल के लिए दे दिए गए हैं। अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसमें ये बताया गया है कि द टाइमिंग एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन क्या रहेगी, 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। लास्ट एंट्री जो है एग्जामिनेशन सेंटर में वो कितने बजे होगी, 1:30 बजे होगी। उसके बाद आपको कोई एंट्री वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आप इंश्योर कर लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पता होना चाहिए, ताकि आप टाइम पे वहाँ पे पहुँच सकें। सिटिंग जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में 1:15 के बाद से शुरू हो जाएगी और अनाउंसमेंट जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की जो दी जाती है एंड चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड जो होंगे इन्विजिलेटर जो चेक करते हैं वो 1:30 to 1:45 तक डन हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा टेस्ट बुकलेट का इन्विजिलेटर के थ्रू वो 1:45 PM पे होगा और राइटिंग ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑन द टेस्ट बुकलेट बाय द कैंडिडेट, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होती है अपने टेस्ट बुकलेट में, वो 1:50 तक डन हो जानी चाहिए। टेस्ट कमेंसेस होगा 2 PM पे और टेस्ट कंक्लूड हो जाएगा 5 बजे। 5 बजे के बाद आपको कोई भी अलाउ नहीं करेगा रिटर्न करने के लिए कुछ भी। 6 PM इज़ एलिजिबल फॉर PW एंड PWD कैंडिडेट। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये है कि 6 बजे तक आपके पास टाइम होगा जो कैंडिडेट PWD और PWBD के होते हैं। The candidate must show on demand the admit card for admission in the examination hall. A candidate who does not possess a valid admit card shall not be allowed to enter the examination hall. ये एक बहुत ही खास बात है एक्चुअली। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री करोगे तो ये इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास एडमिट कार्ड अपना ही होना चाहिए और जब भी वो मांगेंगे आपको वो देना होगा। एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सीट और रूम अदर देन द अलॉटेड वन, द कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड। अगर आपके पास जो रूम अलॉट किया गया है, जो एग्जामिनेशन हॉल में सीट आई है आपकी, अगर आप उसके अलावा किसी और रूम में पाए जाते हैं तो अगेन आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। उसके अलावा द कैंडिडेट जो है उनको अपने से मस्ट ब्रिंग ओनली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन एट द सेंटर। कैंडिडेट हु विल नॉट ब्रिंग दिस
दीज विल नॉट बी अलाउड टू द एग्जामिनेशन। क्या क्या लेके जाना है, एक तो प्रिंटेड कॉपी लेके जानी है आपको एडमिट कार्ड की, डाउनलोडेड है जो NTA से वेबसाइट, विद द पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेकर के जाना है फॉर पासिंग ऑन द स्पेसिफिक स्पेस इन द अटेंडेंस शीट एट द सेंटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपको फोटोग्राफ एक्चुअली अपने साथ रखने होंगे, एक पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ भी रखना होगा जो 4 इंच 6 इंच का होगा, 4 इंटू 6 इंच का होगा। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, शुड बी पेस्टेड ऑन द परफॉर्मा डाउनलोडेड विद द एडमिट कार्ड। जो आप एडमिट कार्ड लेकर के जाओगे उसके ऊपर वो क्या होगा, आपका पेस्ट होना चाहिए। एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडीज, जैसे कि ओरिजिनल एंड वैलिड एंड लाइक पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, क्लास 12th एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड फोटो ID इशूड बाय द गवर्नमेंट, ये भी आपके पास होनी चाहिए। और कहने का मतलब है कि इनमें से कोई भी आप रख सकते हो, तो आधार कार्ड नॉर्मली सबके पास होता है, आप रख सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ द फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड PWD सर्टिफिकेट जो होगा वो भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कौन सी चीज़ें बैन हैं, क्या क्या आपको रखना है साथ में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बहुत ही खास रूल अब आता है जिसको हम बोलते हैं टाई ब्रेकिंग रूल। टाई ब्रेकिंग रूल का मतलब है कि जब बच्चों के जैसे 2 स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं उन 2 स्टूडेंट के सेम नंबर आ गए हैं, जैसे किसी के 600 दोनों बच्चों के आ गए हैं, या जैसे मान लेते हैं 700 दोनों बच्चों के आ गए हैं, तो क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा उस टाई ब्रेकिंग को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या दोनों में से बायोलॉजी में नंबर जो है वो किसके ज़्यादा हैं। तो जिस बच्चे के बायोलॉजी में ज़्यादा होंगे वो ही उस सीट के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अगर मान लेते हैं बायोलॉजी में सेम आ गए तो फिर देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में किसके सेम है। तो पॉइंट B बताता है कि पॉइंट A के अकॉर्डिंग पहले बायोलॉजी के मैच किए जाएंगे, पॉइंट B के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री के मैच किए जाएंगे, और पॉइंट C के अकॉर्डिंग फिजिक्स के मैच किए जाएंगे। अगर तीनों में नंबर सेम आ गए हैं, फिर अब एक नया रूल निकाला है जो कि 2023 में भी हुआ करता था, 2024 में ऐसा रूल नहीं था। 2023 में जो रूल था उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जो पॉइंट D है वो ये बताता है कि अगर मान लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में नंबर सेम है, तो ये देखा जाएगा कि बायो में सबसे कम इनकरेक्ट क्वेश्चन किसने लगाए हैं या इनकरेक्ट आंसर सबसे कम किसके हैं। उसके अलावा अगर मान लेते हैं बायोलॉजी में सेम हो गए तो फिर ये देखा जाएगा कि आपके पास जो पॉइंट D है वो ये बोलता है कि जो लेस प्रोपोर्शन देखा जाएगा कि किसने इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कम किए हैं पूरे एग्जाम के अंदर। पॉइंट नंबर E बोलता है कि अगर मान लेते हैं ये भी सेम हो गया, पॉइंट नंबर D सेम आ गया सबका, तो पॉइंट E के अकॉर्डिंग कि जो बच्चा है जिसके बायोलॉजी में जिसने कम इनकरेक्ट किए हैं क्वेश्चन उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट सपोज़ अगर ये भी सेम आ गया तो पॉइंट F बोलता है कि आपको फिर केमिस्ट्री में देखना होगा कि जिस बच्चे ने इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कम अटैम्प्ट किए हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट बाई चांस ये भी सिमिलर आ गया तो फाइनली फिज़िक्स को चेक किया जाएगा कि फ़िज़िक्स के दोनों में से किस बच्चे ने कम एक क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट किए हैं। ये तो पॉइंट G तक जो थे ये सारे के सारे पॉइंट आपको 2023 में मिल जाएंगे। 2024 में ऐसा खैर नहीं था, बट 2023 में ऐसा था कि आपको ये सब फॉलो करना होता था टू ब्रेक द टाई रूल, राइट, टू ब्रेक द टाई। बट यहाँ पे अब एक नया ऐड कर दिया गया है कि मान लेते हैं पॉइंट A से लेकर के पॉइंट G तक सारे के सारे क्राइटेरिया एग्जॉस्ट हो गए हैं, यानी कि वो 2 बच्चे डिट्टो हैं, सिमिलर हैं, उन्होंने सब कुछ सेम किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी को यहाँ पे इन्वॉल्व करोगे, यानी कि एक रैंडम प्रोसेस के थ्रू प्रेफरेंस दी जाएगी। एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी जो है वो जो डिसाइड करेगी। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी बच्चे को इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू ही प्रेफरेंस मिलने वाली है, यानी यहाँ पे कोई ऑनलाइन कंप्यूटर जो है वो अपनी मर्जी से आपको प्रेफरेंस नहीं देगा। देयर विल बी अ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी, जो कि एक न्यू रूल यहाँ पे आया है। तो आई होप मैंने सब कुछ बता दिया है। अब एक थोड़ा सा सिलेबस को लेके बता देती हूँ बात। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेयर आई कैन एक्सेस द सिलेबस ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी नीट का सिलेबस मैं कहाँ से ले सकती हूँ। तो वो आपके पास इन्होंने एक ID दी हुई है, आप यहाँ पे जाइए, NTA की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। इवन जो मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपना टेलीग्राम चैनल पर दिया है, आप वहाँ पर जाकर के भी सिलेबस को एक बार रीड कर सकते हैं अगर आप
कोई सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं कि क्या सिलेबस आएगा नीट के एग्ज़ाम में। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि इज़ देयर एनी चेंज इन द सिलेबस ऑफ द नीट 2025 विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। तो आंसर किया गया है अकॉर्डिंग टू NTA, नो देयर इज़ नो चेंज इन द सिलेबस ऑफ नीट UG 2025 विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। जो पुराने साल में आपके सिलेबस था, सेम सिलेबस आपका इस साल भी रहने वाला है। एक खास बात यहाँ पे बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए आती है कि बायोलॉजी का जो सिलेबस लिखा गया है उसमें यूनिट 2 में फ्रॉग और इंसेक्ट ये दोनों लिख दिए गए हैं, जिससे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। तो देयर इज़ अगेन क्वेश्चन कि इन यूनिट 2 ऑफ द बायोलॉजी सिलेबस इज़ रिटन ऑफ एन इंसेक्ट, और ब्रैकेट में फ्रॉग लिख दिया गया है, बट फ्रॉग इज़ नॉट एन इंसेक्ट। तो NTA उसको आंसर करते हुए कहती है कि इट शुड बी रीड एज ऑफ एन इंसेक्ट एंड अ फ्रॉग, यानी कि आपको कॉकरोच भी पढ़ना है और आपको फ्रॉग भी पढ़ना है। तो जिन भी बच्चों को नहीं पता था कि आपको क्या पढ़ना है, तो नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि आपको सिलेबस में दोनों ही पढ़ने हैं, फ्रॉग भी और इंसेक्ट भी, यानी कॉकरोच भी और फ्रॉग भी। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे जो है क्लियर हुई होंगी। जितना भी था वो सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कोड के रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी बना दूँगी। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो वैसे बड़ी है बट इससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप इन फ्यूचर एडमिट कार्ड जब भी आएगा मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। टेलीग्राम चैनल पर उनकी PDF मिल जाती है। लेक्चर 1 शॉट मेरे अब चल रहे हैं बायोलॉजी के, तो प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और फ़ायदा उठाइए, अच्छे से देखिए, समझिए, और आई होप आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू।